नमस्कार बच्चों, शुरू करें आज की शुरुआत। अध्याय 6 सजीवों की संरचना हम ले रहे थे। कोशिका के घटक चल रहे थे बच्चों। अपने 3 घटकों में से हम 2 घटक की ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से? कोशिका कला, जिसमें हमने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की बात की थी। उसके बाद दूसरा घटक हमने लिया था केंद्रक का, और उसके बाद तीसरा घटक बच्चों हमने स्टार्ट कर दिया था कोशिका द्रव्य, जिसमें से हम 2 उसके कोशिकांग पढ़ चुके हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आपका लवक। ये दोनों के दोनों जो कोशिकांग हैं ये विशेषता रखते थे कि दोनों के दोनों दोहरी झिल्ली युक्त हैं, और दूसरी बात है इनके पास अपना स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। आज बात हम करेंगे बच्चों तीसरे कोशिकांग की, लाइसोसोम। खोज किसने की लाइसोसोम की? डी ड्यूवे, वैज्ञानिक का नाम है। डी ड्यूवे द्वारा खोज की गई इसकी। इस प्रकार से बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, वहीं लाइसोसोम जो है वो एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा संरचना है। एकल झिल्ली युक्त थैलेनुमा संरचना रखता है लाइसोसोम। जल अपघटनी एंजाइम जल अपघटनी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं उपस्थित, जो क्या काम करते हैं? जो शर्करा, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन करते हैं। खोज डी ड्यूवे द्वारा एकल झिल्ली युक्त थैलेनुमा संरचना। जल अपघटनी एंजाइम इसमें उपस्थित, जो शर्करा, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन करते हैं। सबसे आकर्षक बात यह है बच्चों, इसे एक नाम दिया गया है लाइसोसोम को, आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ये भी आपका परीक्षा का एक प्रश्न हो सकता है। क्यों कहते हैं इसको समझने का प्रयास कीजिए। लाइसोसोम में बच्चों जो ये एंजाइम पाए जाते हैं, अगर किसी तरीके से इस लाइसोसोम की ये झिल्ली फट जाए, लाइसोसोम के ऊपर जो झिल्ली है वो झिल्ली फट जाए और उसमें से ये सारे एंजाइम यदि बाहर निकल जाए, तो क्या हो सकता है? उस कोशिका को ही पचा सकते हैं ये, जिस कोशिका में ये उपस्थित थे। यानी खुद को ही खत्म कर लेते हैं, उस कोशिका को ही खत्म कर देते हैं, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो चौथा पॉइंट हम इसके अंदर लेंगे, आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी परीक्षा का ये प्रश्न बन सकता है। आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इसकी झिल्ली फटने पर इसमें उपस्थित एंजाइम उस कोशिका का ही पाचन कर देते हैं, जिसमें ये उपस्थित हैं। तो इतनी बात हो गई है बच्चों हमारी लाइसोसोम की। अब रह गई जितनी भी कोशिकांग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या फिर
मृत हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त तथा मृत कोशिकांगों व ऐसी कोशिकाएं जो भी मृत हो चुकी हैं उनका अपघटन करने का काम ये कोशिकांग करता है। क्षतिग्रस्त तथा मृत कोशिकांगों व कोशिकाओं का अपघटन करना लाइसोसोम का कार्य है। लिख लें आप, ये हमारा तीसरा कोशिकांग पूरा हो गया है। उसके बाद अगले कोशिकांग की बात करेंगे हम, अंतर्द्रवी जालिका। खोज बताइए पहले, खोज के बाद इसकी संरचना एकल झिल्ली होती है, जल अपघटनी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, आत्मघाती थैली हम इसे कहते हैं, और इसका कार्य है क्षतिग्रस्त तथा मृत कोशिकांगों और कोशिकाओं का अपघटन करना। अंतर्द्रवी जालिका। आप अपने मस्तिष्क में वो चित्र भी रखें थोड़ा सा, जो हमने आपको जंतु कोशिका का बताया था। अब देखिए बच्चों, अंतर्द्रवी जालिका कहाँ थी, ध्यान कीजिए। हमने कोशिका कला और केंद्रक के बीच में नलिका के रूप में इस संरचना को बनाया था। तो अंतर्द्रवी जालिका कहाँ है? कोशिका कला व केंद्रक के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में उपस्थित जालिका को क्या कहते हैं? अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। पुनः सुने, कोशिका कला सबसे बाहरी उसकी कवरिंग है कोशिका की। कोशिका कला और केंद्रक के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की के रूप में जो जालिका उपस्थित है उसे हम अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। जिस प्रकार बच्चों लाइसोसोम पर एकल झिल्ली पाई जाती है, उसी प्रकार अंतर्द्रवी जालिका भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब हमने ये भी देखा था हमारी जंतु कोशिका के चित्र में कि दो प्रकार की हमने प्रदर्शित की थी अंतर्द्रवी जालिका। ध्यान कीजिए, कौन कौन सी? दो प्रकार की अंतर्द्रवी जालिका हमें देखने के लिए मिलती है कोशिका में। पहली कौन सी है? खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। अब तो हिंट मिल गया बच्चों। दूसरी आपको ध्यान अपने आप आ जानी चाहिए। अंतर्द्रवी जालिका जो दूसरी हमने बताई थी वो थी आपकी चिकनी। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। अब खुरदरी वाली बच्चों, खुरदरी क्यों थी? क्योंकि इस पे कण पाए जाते हैं राइबोसोम। खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका जो है
इस पर राइबोसोम उपस्थित, और इन राइबोसोम का जो इस पर उपस्थित होते हैं उनका काम क्या है बच्चों? प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करते हैं ये राइबोसोम? प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। इसी प्रकार जो हमारी अंतर्द्रव्यीय जालिका जो है वो चिकनी है। चिकनी क्यों है? क्योंकि उस पर राइबोसोम अनुपस्थित है। राइबोसोम नहीं होते उस पे, इसीलिए उसकी सतह कैसी है? चिकनी है। अब उसे प्रोटीन संश्लेषण का काम तो करना नहीं है, तो क्या करता है बच्चों? ये जो है वसा और लिपिड, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका वसा व लिपिड का संश्लेषण निर्माण करती है। स्थिति देखी पहले हमने, कोशिका कला व केंद्रक के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में उपस्थित जालिका को अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये भी लाइसोसोम की तरह है। दो प्रकार की अंतर्द्रव्यीय जालिका पाई जाती है, पहली है खुरदरी और दूसरी है चिकनी। खुरदरी क्यों है? क्योंकि उस पर राइबोसोम उपस्थित है और इन राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। वहीं अंतर्द्रव्यीय जालिका जो है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो इसका काम होता है ये वसा और लिपिड का संश्लेषण करती है। तो इन शॉर्ट, संक्षेप में यदि हम इस पूरी अंतर्द्रव्यीय जालिका के कार्य जानना चाहें बच्चों, तो देखिए आप, 4 कार्य इसके हम देख सकते हैं। नोट करें आप। सबसे पहला, चूंकि राइबोसोम उपस्थित है तो प्रोटीन निर्माण। दूसरा, जहां राइबोसोम नहीं है वो अंतर्द्रव्यीय जालिका वसा और लिपिड का निर्माण। साथ ही साथ ये जो जालिका है बच्चों, कोशिका कला से लेकर केंद्रक तक फैली हुई है, तो इसका काम क्या है? पदार्थों का परिवहन करती है। ये कोशिका द्रव्य से पदार्थों को ले जाती है केंद्रक तक, और केंद्रक से जो पदार्थ बाहर निकाले जाने होते हैं उनको ये बाहर कोशिका द्रव्य में लेकर के आती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। तो पदार्थों का परिवहन, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसके बीच में? कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य। चौथी बात देखिए बच्चों, ये जो है ये खुद एक कोशिकांग है और कोशिका के एक दूसरे कोशिकांग गोल्जिकाय का निर्माण भी करता है। तो चौथा इसका कार्य है गोल्जिकाय, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम आगे। गोल्जिकाय का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार 4 कार्य इसके हो जाते हैं: प्रोटीन निर्माण, वसा व लिपिड का निर्माण, पदार्थों का परिवहन, गोल्जिकाय का निर्माण। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने शायद। अगले कोशिकांग पे चलते हैं। सभी कोशिकांग अपना अपना महत्व रखते हैं। राइबोसोम,
ये कोशिकांग जो है बच्चों, इसकी खोज की गई थी क्लार्ड। खोज जो की थी वो थे हमारे क्लार्ड वैज्ञानिक द्वारा, लेकिन इसका नाम इसे राइबोसोम दिया था पैलेड ने। पैलेड वैज्ञानिक ने हमें इसका नाम दिया था राइबोसोम। इसकी यदि उपस्थिति देखी जाए बच्चों, जैसा कि अभी हमने देखा खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका पर भी पाई जाती है, साथ ही साथ बच्चों ये कोशिका द्रव्य में भी बिखरे हुए पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए तथा कहां पाए जाते हैं? खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका पर कणों के रूप में उपस्थित। खोज हो गई, नाम किसने दिया ये हो गया। उसके बाद हमने इसकी उपस्थिति जान ली कि दो तरीके से ये कोशिका में उपस्थित है, कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में और कणों के रूप में खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका पर पाई जाती है। ये भी जो है वो कोशिकांग जो है, इस पर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। झिल्ली विहीन कोशिकांग है ये आपका। अब बना किसका है ये? राइबोसोम किसका बना है? तो राइबोसोम जो है बच्चों आरएनए, पहले भी आपको ये नाम बताया था, प्लस प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब इसकी विशेषता ये है कि राइबोसोम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। अब S क्या है ये भी जानेंगे अभी। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यानी बहुत सरल कोशिका, आद्य प्रकार की, शुरुआती प्रकार की जो कोशिका है, उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है, विकसित कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम उपस्थित। यहां ये जो हमने एस यूज किया है बच्चों, शब्द एस प्रयोग किया है, उसका क्या अर्थ है जरा आप ये जाने। एस का अर्थ है अवसादन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अवसादन गुणांक हिंदी में। आप सरल रूप से ये समझ लें कि ये जो है ये आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? आकार तथा घनत्व को व्यक्त करता है। क्लार्ड द्वारा नाम दिया पैलेड ने। इसकी उपस्थिति कोशिका द्रव्य में और अंतर्द्रव्यी जालिका पर कणों के रूप में उपस्थित, झिल्ली नहीं पाई जाती, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं। और प्रोकैरियोट कोशिका में जहां ये 70S प्रकार के पाए जाते हैं, वहीं यूकैरियोट कोशिका में ये 80S प्रकार के पाए जाते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे कार्य की और फिर लेंगे हम ब्रेक बच्चों। कार्य इसका क्या है? प्रोटीन संश्लेषण।
जिनका रह जाता है उनको दोबारा मौका दिया जाएगा लिखने के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद। जारी करते हैं बच्चों। राइबोसोम की बात चल रही थी, जिन लोगों का रह गया वो लिख सकते हैं फटाफट, फिर हम आगे नया कोशिकांग लेंगे। दो लाइन मिटा देते हैं। छठा कोशिकांग है हमारा गोल्जी का है। इसकी खोज किसने की? उन्हीं के सम्मान में बच्चों इसका नाम रखा गया है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की है 1898 में कैमिलो गोल्जी। स्थिति कहाँ पाई जाती है? ये चित्र ध्यान में लाइए आप। हमने केंद्रक के ऊपर बनाया था बच्चों इसको। स्थिति जो है इसकी केंद्रक के ऊपर चपटी नलिकाओं के रूप में अब इसकी जो संरचना है बच्चों, उसमें 3 प्रकार की संरचनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहली यदि ये बात करें उसे आशय कहते हैं। दूसरी है रिक्तिकाएं और तीसरी है आपकी कुंडिकाएं। ये इसमें पाए जाने वाली संरचनाओं के नाम है। थोड़ा सा आप
एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। इस प्रकार की कुछ इसकी संरचना है बच्चों। ये जो गोल हमको दिखाई दे रहा है ये है हमारा आशय। ये जो इस प्रकार की ये संरचना आपको दिख रही है ये है हमारी रिक्तिकाएं। और ये जो आपको चपटी, ये इस प्रकार की नलिकाएं दिख रही हैं ये हैं कुंडिकाएं। इस प्रकार संरचना रखता है हमारा ये गोल्जी काय कोशिकांग। कार्य की जहां तक बात आती है बच्चों, दो कार्य इसके समझ में आते हैं। सबसे पहला कार्य क्या करेगा, ये शर्करा, प्रोटीन व पैक्टिन का संश्लेषण। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण काम है गोल्जी काय का, वो है स्त्रवण से संबंधित। स्त्रवण क्या है बच्चों, अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना। अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना। तो ये है आपके सामने खोज कैमिलो गोल्जी द्वारा 1898 में स्थिति केंद्र के ऊपर चपटी नलिकाओं के रूप में 3 प्रकार की संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं, आशय, रिक्तिकाएं और कुंडिकाएं। चित्र में आपको स्पष्ट किया गया है। कार्य की जहां तक बात आती है, 2 हमने कार्य आपको बताए हैं, शर्करा, प्रोटीन और पैक्टिन का संश्लेषण करना, और दूसरा काम है स्त्रवण का काम। लिख लें आप, आगे हम तारक काय की बात करेंगे। सातवां कोशिकांग पे पहुंच चुके हैं अब हम। तारक काय की खोज किसने की, वैज्ञानिक वॉन बेंडेन के द्वारा इसकी खोज की गई है। स्थिति यदि देखें, चित्र अगर आपको ध्यान है, हमने केंद्रक बनाया था। केंद्रक के ऊपर ही बच्चों ये जो है तारे की आकृति के रूप में पाई जाती है तारक काय। तारे की आकृति में केंद्रक के ऊपर उपस्थित ये विशेषता किसकी है बच्चों, जंतु कोशिका में ये पाया जाता है तारक काय। तारे समान जो आकृति है जिसे हम तारक काय कहते हैं, इसमें 2 तारक केंद्र, 2 तारक केंद्र उपस्थित जैसे हम इस तरह की ताराकृति की बात कर रहे हैं, ये इसमें 2 हैं, ये आपके तारक केंद्र। ये जो दोनों तारक केंद्र हैं एक दूसरे के लंबवत उपस्थित हैं, एक दूसरे के लंबवत स्थिति में तारक केंद्र उपस्थित।
खोज की बात कर रहे हैं वॉन बेंडेन के द्वारा। आकृति तारे समान आकृति में होता है, 2 तारक केंद्र इसके अंदर उपस्थित होते हैं और दोनों तारक केंद्र बच्चों एक दूसरे के लंबवत स्थिति में उपस्थित रहते हैं। कार्य, सबसे पहला काम बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था, जब इसका काम तब शुरू होता है जब हमारी कोशिका विभाजन की स्थिति में आ जाती है, यानी कोशिका विभाजन के समय पहला काम, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण। क्या होते हैं ये तर्कु तंतु, आपको समझा दिया जाएगा जब हम कोशिका विभाजन के पद लेंगे, उसकी अवस्थाएं लेंगे, तब आपको समझ में आएगा बच्चों तर्कु तंतु क्या है। अभी आप इन्हें धागे सदृश मान सकते हैं, धागे सदृश संरचनाएं मान सकते हैं। दूसरा काम इसका है शुक्राणु और अंडाणु का, यदि आपने नाम सुना हो तो उस शुक्राणु की पूंछ का निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है। और तीसरा काम, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं बच्चों, उनमें गमन के लिए कुछ संरचनाएं होती हैं। सूक्ष्म जीव में उपस्थित गमन संरचनाएं, जैसे कशाभिका तथा पक्षमाभ, इनके द्वारा जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे छोटे छोटे, बड़े जीवों को तो हम जानते ही हैं कि उनकी गति के लिए पैर हैं, पाद हैं, लेकिन जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनकी गति के लिए बच्चों थोड़ी छोटी संरचनाएं होती हैं, कशाभिका और पक्षमाभ, उनका आधार बिंदु बनाना इसका काम है। जैसे आप देखिए, ये एक जीव होता है बच्चों, युगलीना सूक्ष्म जीव है, ये इस प्रकार जो इसकी निकली है ये धागे सदृश संरचना, उसे हम कहते हैं कशाभिका। और पक्षमाभ क्या होता है, ये जैसे एक जंतु है, ये सारी चीजें आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। पैरामीशियम, इसकी पूरी सतह पर इस प्रकार से ये छोटी छोटी संरचनाएं निकली रहती हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, गति करता है। इन छोटी संरचनाओं को हम कहते हैं पक्षमाभ। तो ये आपको चीज समझा दी गई है, जो ये नए नाम आपके सामने आए हैं। इस प्रकार हमारे सामने आ जाते हैं तारक काय के 3 काम। तर्कु तंतुओं का निर्माण जब हमारी कोशिका विभाजित होती है, नंबर 2 शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना, और नंबर 3 कशाभिका और पक्षमाभ का आधार बिंदु बनाना। एक लास्ट आपका कोशिकांग और रह जाता है बच्चों। कोशिका के घटक में जब हम कोशिका द्रव्य की बात करते हैं, रिक्तिका है तो बहुत छोटा, लेकिन ये भी अपनी उपस्थिति तो जाहिर करता ही है। सूक्ष्म तथा बुलबुले के रूप में उपस्थित जंतु कोशिका और पादप कोशिका के जब हमने अंतर आपको बताए थे, तब बताया था कि जंतु कोशिका में जहां ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, वहीं पादप कोशिका में संख्या में भी कम, 1 या 2, और होती भी काफी बड़ी बड़ी हैं ये रिक्तिकाएं। इस रिक्तिका के ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है, एकल झिल्ली उपस्थित। उस झिल्ली को एक नाम दिया गया है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसी प्रकार इसमें जो द्रव भरा होता है उसे कोशिका रस कहते हैं। सूक्ष्म और बुलबुलों के रूप में होती है।
दोनों नामक झिल्ली इसके ऊपर पाई जाती है और जो पदार्थ इसमें भरा रहता है, जो द्रव इसमें भरा रहता है, उसे हम कोशिका रस के नाम से जानते हैं। कार्य क्या है बच्चों इसके? दो कार्य हैं। कोशिका को स्फीत बनाना, फिर से एक नया शब्द आपके सामने है। स्फीत क्या है? यानी कोशिका को फूला हुआ रखते हैं। ये कैसा रखता है? ये रिक्तिका कोशिका को फूला हुआ रखती है। और नंबर 2 काम, जितने भी अनुपयोगी पदार्थ हैं, जो अब अनावश्यक जल है कोशिका के लिए, उन सबको एकत्रित रखने का काम क्या करती है? ये रिक्तिका करती है। जल तथा अनावश्यक पदार्थों का संचय। इस प्रकार इसके दो काम हमारे सामने हैं। कोशिका को स्फीत बनाना और दूसरा है जल तथा अनावश्यक पदार्थों का संचय करना। ये पूरी बात हो जाती है बच्चों कोशिका के घटक की, जिसमें हमने अध्ययन किया अब तक कोशिका कला, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति संरचना कैसी है उसकी, क्या उसके कार्य हैं। इसी प्रकार आगे हमने केंद्रक के बारे में जाना। केंद्रक के बाद हमने कोशिका द्रव्य को लिया, बड़ा हिस्सा था ये इसका, जिसमें हमने 8 कोशिकांगों की चर्चा की। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक पिछली क्लास में लिए थे। उसके बाद आज जो आपने लिए हैं लाइसोसोम, अंतर्द्रवी जालिका, राइबोसोम, गोल्गी काय, रिक्तिका, तारक काय। इस प्रकार ये जो 6 कोशिकांग है ये हमने आज लिए हैं। संरचना और कार्य सभी के हमने डिस्कस कर लिए। लिख लें आप ताकि आपका छूटे ना। इसके बाद जो टॉपिक हमें लेना है बच्चों वो है कोशिका विभाजन। कैसे एक कोशिका विभाजित होती है और कैसे फिर नई कोशिका का निर्माण उस पुरानी कोशिका से होता है। समय बस समाप्ति की ओर ही है। थोड़ा सा जान लें कोशिका विभाजन क्या है। बच्चों कोई भी कोशिका जब उसका निर्माण होता है तब से लेकर जब वो कोशिका परिपक्व हो जाती है और स्वयं खुद विभाजन के लिए तैयार हो जाती है, उस पूरी अवधि को हम कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। अब कोशिका विभाजन की 2 अवस्थाएं हमें पढ़नी है। सबसे पहली अवस्था है अंतरावस्था और दूसरी अवस्था है इसकी विभाजन प्रावस्था। क्या है दोनों? अंतरावस्था जो है बच्चों ये वो अवस्था है जब प्रिपरेशन हो रही है कोशिका के विभाजन की। कोशिका अपने विभाजन के लिए तैयारी शुरू कर देती है और जिसे जो भी उसके आवश्यक पदार्थ हैं उन सब का संश्लेषण प्रारंभ कर देती है। वही विभाजन अवस्था जो है अब ये कोशिका तैयार हो चुकी है और इसमें क्या काम होता है? एक केंद्रक जो है वो 2 केंद्रक में बंटता है और उसी प्रकार जब हमारा कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है तो वो एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण कर देता है। जैसे ये एक कोशिका है, इसमें ये केंद्रक है। विभाजन प्रावस्था जब चालू होगी बच्चों ये केंद्रक जो है वो 2 केंद्रक में बंट जाएगा और जब यहां से ये कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाएगा तो हमें 2 कोशिकाओं की प्राप्ति होगी। ये तो है बात विभाजन प्रावस्था की। वही अंतरावस्था जो है बच्चों उसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम वृद्धि काल, संश्लेषी काल और द्वितीय वृद्धि काल। प्रथम वृद्धि काल पूरा करने में कोशिका को 30 से 40% समय लगता है और इस समय क्या काम करती है कोशिका? आरएनए और प्रोटीन का निर्माण।
संश्लेषी काल में पूरा करने में उसे लगता है 20 से 30% का समय और यहां डीएनए का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार द्वितीय वृद्धि काल पूरा करने में 10 से 20% का समय कोशिका गुजारती है और यहां प्रोटीन निर्माण किया जाता है। वहीं इस विभाजन प्रावस्था को पूरा करने में 5 से 10% का समय लगता है। इस प्रकार ये पूरा एक कोशिका विभाजन का आउटलाइन अपने पास आ गया। अंतरावस्था और विभाजन प्रावस्था, किस प्रकार कोशिका विभाजित होती है, लिख लें आप बच्चों। उसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अब समय हमें इजाजत नहीं देगा। 2 अवस्थाएं आपको बताई हैं कोशिका विभाजन की, अंतरावस्था और विभाजन प्रावस्था। अंतरावस्था की फिर से 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम वृद्धि काल, संश्लेषी काल और द्वितीय वृद्धि काल। प्रथम वृद्धि काल को पूरा करने में 30 से 40% समय बिताती है कोशिका। यहां आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करती है। वहीं 20 से 30% का समय लगता है संश्लेषी काल में और डीएनए निर्माण किया जाता है। द्वितीय वृद्धि काल में 10 से 20% का समय लगता है, प्रोटीन बनाया जाता है। और विभाजन प्रावस्था में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं की प्राप्ति होती है। तो मिलते हैं बच्चों नई बातों के साथ अपनी अगली क्लास में। नमस्कार।